Good morning, students. Welcome to RPDM Academy. I'm here with you with the second concept of the chapter Nationalism in India. As you can see on the board, the content will begin from 1919 and will run on till 1922 in today's class. होप आप सभी लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही होंगी, कंटेंट समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. And thank you for your support as well. As you people are supporting, this is a great motivation for we people. So let's begin with the content. The concept of from 1919. So yesterday I switched off my lecture from Jallianwala Bagh massacre. Already I told you that this massacre took place in Jallianwala Bagh in 1919 on 13th April. The cause was behind that General Dyer wanted to create. In yesterday's lecture I did not talk about this. Today I am focusing over it. So please listen it carefully. See, General Dyer wanted to create a moral effect or threat in the mind of Indians. वो इंडियन को इतना ज़्यादा डराना चाहते थे कि भारतीय फिर कभी दोबारा ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज ना कर सके. एंड फॉर द सेम दे अडॉप्टेड मेनी पॉलिसीज. व्हाट दे डिड, दे हैव punished the revolutionaries, they have flogged the revolutionaries. कोड़े मारे गए. फ्लॉग्ड आउट का मतलब क्या होता है? कोड़े मारना, whipped. The revolutionaries were whipped, they were brutally beaten, they were humiliated, even their families were also punished in order to stop their activities. And what else they did? Even though they forced the revolutionaries to rub their nose on the ground, के अपनी नाक रगड़वाई, उन्होंने revolutionaries से उनकी नाक रगड़वाई so that they can show their superiority over Indians. इसके अलावा they have bombed the villages. उन्होंने पूरे के पूरे विलेजेस में क्या किया? बॉम्बिंग की. और पर्टिकुलर एक ऐसा विलेज है गुजरनवाला जो फिलहाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने क्या की? बॉम्बिंग की. खैर यहाँ से क्वेश्चन अभी तक PYQ में आया तो नहीं है, बट स्टिल मे बी एग्जामिनर 1 मार्क में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विलेज था जहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग की थी एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर रिजल्ट. ठीक है, सो दैट इज गुजरनवाला, दैट इज इन पाकिस्तान. फाइन. So this all was going on, and because of seeing all this non-violence, because of this all violence, Gandhi ji called off Rowlatt सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे किसी भी तरह का खून खराबा हो, किसी को कोई हार्म हो. ठीक है, because he was a devotee of non-violence. Fine. So इसके just after ये डिसाइड किया गया कि भारतीय क्या करेंगे? कॉपरेट नहीं करेंगे. So for the same purpose, Gandhi ji started non-cooperation movement in 1920. Fine. हिंदी में इसको कहते हैं नॉन कॉपरेट, यानी असहयोग करना. बड़ा सिंपल सा है. सहयोग कैसे नहीं करेंगे किसी को हम, जब हम उसको अपना टाइम नहीं देंगे, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. फाइन. तो ऐसा ही कुछ किया गया किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी. एंड इट वाज फोल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस. और वो डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं बोर्ड पर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज मेन पॉइंट्स. अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने में अनेबल हैं तो स्टिल अगर आप ये पॉइंट्स पे लिख देंगे तो भी एग्जामिनर आपको क्या करेगा? फुल नहीं तो मोर देन 50% मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे. और जिसको पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे बेटा, उसके लिए फिर प्रॉब्लम रहेगी नहीं, क्योंकि 1-2 लाइन में डिस्क्रिप्शन आप इजीली दे सकते हैं. फाइन. देखिए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ. ठीक है, it was lead by Gandhi ji, and it was started in different folds or different stages. So first of all, what was decided कि पहला एक्शन क्या लिया जाएगा by the revolutionaries. So the first action would be taken as surrender of titles. क्योंकि जलियांवाला बाग की वजह से गांधी जी बहुत अपसेट थे. गांधी जी का इवन बहुत पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड अपसेट था इस इनह्यूमन प्रैक्टिस एक्शन की वजह से. फाइन. तो in the beginning it was decided that Indian would surrender all the knighthoods, all the titles which were rewarded by the British to Indians. Fine. And for the same, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो टाइटल थी सर की, जो नाइटहुड थी उनकी सर की, वो क्या कर दी? रिटर्न कर दी. सो इट वाज द फर्स्ट एक्शन इन विच in the first stage the surrender of titles were performed.
फाइन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्या डिसाइड किया गया कि टाइटल्स लौटाने के साथ साथ सिर्फ एक एक्शन से काम नहीं चलेगा। जो सेकेंड हमारा एक्शन होगा रेवोल्यूशनरीज का वो क्या था, boycott of council elections which were scheduled to take place in November 1920। ये किया गया, तो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का डिसाइड किया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लीड किया हमारे फ्रीडम मूवमेंट को अलोंग विद गांधी जी। फाइन, तो इट वाज डिसाइडेड दैट कांग्रेस वुड बॉयकॉट द council elections which were scheduled in November 1920। Fine, it was decided that, but कुछ इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाए। तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग टसल बिटवीन सितंबर 1920 to November 1920। Already I mentioned that there was strong tussle within Congress members from September to November on what issue, whether to boycott the council elections or not. But all the members passed a proposal in November 1920 that they would what they would do, they would boycott the elections and they would support what, non-cooperation movement। Fine, and बेटा जी इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब ये जो मूवमेंट था, जो एनसीएम स्टार्ट किया था बाय गांधी जी, इसमें गांधी जी ने डिसाइड किया कि अगर ऐसा होता है, अगर इन रिटर्न ब्रिटिश भी भाई अगर हमें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली कि अगर हम किसी के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, फाइनली सामने वाला पर्सन भी हमें क्या करेगा, काउंटर अटैक करेगा हम पर। ठीक है, तो ऐसा ही गांधी जी ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर इन सारी एक्टिविटीज के चलते हुए अगर ब्रिटिश हमें क्या करते हैं, ब्रिटिश हमें रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो गांधी जी क्या करेंगे, कंप्लीट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, यानी पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, लेकिन इट वाज डिसाइडेड, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। तो अब बात करते हैं कि जो एनसीएम था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बेटा, दैट इज एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट एनसीएम ही दे देता है बेटे, वी रिमेंबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और हिंदी में क्या है, असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग ना करना। सो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया, यानी मिडिल क्लास ने भी किया, कंट्री साइड में पीजेंट्स ने भी किया, पीजेंट्स के साथ साथ ट्राइबल्स ने भी किया। ठीक है, तो हर सेक्शन ने अपना अपना रोल प्ले किया, किस चीज के लिए, स्वराज को गेन करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी मेन डिमांड थी वो क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए भाई। ठीक है, स्वराज मीन्स अपना अपना रूल चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की से हमें फ्रीडम चाहिए। फाइन, सो इसीलिए गांधी जी की एक बड़ी फेमस बुक है, कौन सी बुक है, हिंद स्वराज। गांधी जी की एक बड़ी पॉपुलर बुक है बेटा जी, हिंद स्वराज, जो पब्लिश की गई कब, 1909 में पब्लिश हुई, जिसमें गांधी जी ने अपना ओपिनियन लिखा है कि ब्रिटिश रूल इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन, व्हेनेवर इंडियन वुड विथड्रॉन देयर कॉपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश ऑटोमेटिकली इट वुड कोलैप्स्ड, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर खुद से ढह जाएगा। ये गांधी जी ने अपना ओपिनियन किस बुक में दिया है, किस बुक में पब्लिश कराया है, हिंद स्वराज, बड़ी पॉपुलर बुक थी जो पब्लिश हुई कब, 1909 में। एग्जामिनर एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके, डिफरेंट सेक्शंस के रोल की, कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया इन नॉन कॉपरेशन। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर या स्वराज को लेकर डिफरेंट सेक्शंस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज, के अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग सेगमेंट्स की अपनी अपनी एक राय थी स्वराज को लेकर, उसके बारे में अपना व्यू दीजिए। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से इस तरीके से 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक कि किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस ने अपना रोल प्ले किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सो सबसे पहले हम चलते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स, कि टाउन्स में मूवमेंट की क्या रेशो था या मूवमेंट की रेट क्या थी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल पार्टिसिपेट किया किसने, बाय मिडिल क्लास, बाय मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ने अपना रोल पार्टिसिपेट किया। सबसे बड़ी बात क्या क्या रोल पार्टिसिपेट किया, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। कैसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऑब्वियस था, ब्रिटिश ने इंडिया को एक अपनी बड़ी कमर्शियल मार्केट बना रखा था, सारा का सारा टेक्सटाइल, जो मशीन में टेक्सटाइल था वो कहाँ डिपोर्ट कर रहे थे, इंडिया की मार्केट में डिपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब हम लोग क्या वियर कर रहे थे,
जो कपड़े हम पहनते थे वो क्या थे, फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लॉथ्स थे। तो मिडिल क्लास ने क्या किया, टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। बॉयकॉट सेशन स्टार्ट कर दिया कि जितने भी ब्रिटिश की सर्विसेज हैं वो हमें क्या कर देनी है, गिव अप कर देनी है, छोड़ देनी है, बहिष्कार करना है, ठीक है। बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करना है। तो फॉरेन गुड्स को बहिष्कार कर दिया गया और इसके लिए फॉरेन गुड्स को क्या किया गया, यूज बोनीफायर्स कर दी गई, यानी आग लगा दी गई जो फॉरेन गुड्स थे, और ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे थे, एक तरह से सेलिंग कर रहे थे। उनको भी इस चीज के लिए डिनाई किया गया कि नॉट टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। सेकेंड जो हुआ, बोनीफायर के साथ साथ जो भी फॉरेन, जो भी लिक्विड्स थी, जो शराब की दुकानें थी, उनकी घेराबंदी की गई। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड अप, ठीक है, उनकी घेराबंदी कर दी गई। तो इस तरीके से जो ट्रेड था, फॉरेन गुड्स का जो ट्रेड था, जो बेनिफिट हो रहा था 1921 से लेकर, और कितना हो गया, मींस पहले से जो ट्रेड चल रहा था वो 1921 में कितना हो गया, डिक्लाइन हो गया, इवन हाफ आ गया, 102 से लमसम 57 रह गया, ठीक है। इतने करोड़ का जो घाटा हुआ ब्रिटिश को अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ ही मद्रास में बेटा ऑब्वियसली प्रोविंशियल दिस वाज काउंसिल इलेक्शंस की बात चल रही थी, तो मद्रास में थी एक जस्टिस पार्टी, ठीक है। मद्रास मैंने आपको पहले बताया अपनी मैप की वीडियो में कि मद्रास वाज द नेम ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी जिसमें नॉन ब्राह्मण्स थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्राह्मण्स को तो ऑलरेडी पावर मिली हुई है, नॉन ब्राह्मण्स ने डिसाइड किया नॉट टू बॉयकॉट व्हाट, काउंसिल इलेक्शंस। सो दैट्स व्हाई दिस जस्टिस पार्टी ने, सिर्फ एक्सेप्ट दिस पार्टी, सभी ने काउंसिल इलेक्शंस को क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। फाइन। सो वी रिमेंबर कि एग्जामिनर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जस्टिस पार्टी कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया, तो दैट वाज जस्टिस पार्टी। और किसकी थी, नॉन ब्राह्मण्स की थी। इनका ये मानना था कि इंस्टेड ऑफ बॉयकॉटिंग द इलेक्शंस इट इज बेटर टू हैव सम पावर्स इन देयर हैंड। फाइन। सो दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। नेक्स्ट जो रूल रहा कंट्री साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो मींस स्प्रेड हुआ एनसीएम, वो कहाँ हुआ, कंट्री साइड। कंट्री साइड में किस किसने रोल प्ले किया, पीजेंट्स ने प्ले किया एंड ट्राइबल ग्रुप्स ने प्ले किया। जो पीजेंट्स का रोल था बेटा, अवध में पीजेंट्स ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। वहां पर उन्होंने अपना लीडर चूज किया, किसको, बाबा रामचंद्र को, ठीक है। जो ऑलरेडी, जो पहले क्या थे, एक इंडेंटेड लेबर थे, यानी एक बॉन्डेड लेबर थे, एक बंधुआ मजदूर थे। तो इन्होंने, पीजेंट्स ने किसके अगेंस्ट अपने मूवमेंट को लॉन्च किया, तालुकदार्स के अगेंस्ट, टेनेंट्स के अगेंस्ट, यानी कि ऐसे लोगों के जो मनी लैंडर्स, जो ब्रिटिश को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू भी गए वहां पर अवध में अपना सपोर्ट देने के लिए, पीजेंट्स से मिलने के लिए, इन ऑर्डर टू आस्क फॉर द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर इट्स सक्सेस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर क्या बनाई, ओध किसान सभा बनाई बेटा 1920 में, अलॉन्ग विद कौन, रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। तो एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ सकता है कि विच सभा वाज फॉर्म्ड इन अवध when NCM was going on. So Oudh Kisan Sabha in 1920 was headed by Jawaharlal Nehru along with Baba Ramchandra, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किस लिए, पीजेंट्स का सपोर्ट गेन करने के लिए, एनसीएम की सक्सेस के लिए। उसके जस्ट आफ्टर हम चलते हैं ट्राइबल पीपल्स की ओर, जो कि कहाँ थे, जो ट्राइबल पीपल थे ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब थे ब्रिटिश के रूल रेगुलेशन से। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या लागू कर दिया था, फॉरेस्ट लॉ। क्या लागू कर दिया था, फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ट्राइबल पीपल की एंट्री अलाउड नहीं थी। कहाँ पर, फॉरेस्ट में। दे वर नॉट अलाउड इवन टू ग्रेज देयर कैटल्स इन द फॉरेस्ट एरिया, टू कलेक्ट फायरवुड्स। सो इसके चलते ट्राइबल पीपल ऑलरेडी इनरेक्ट थे, बहुत ज्यादा एंग्री थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश से। तो आंध्र प्रदेश के गुडेन हिल्स में क्या चलाया गया बेटा, एक मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर चलाया गया, यानी छिपकर वॉर करना। मिलिटेंट गुरिल्ला, गुरिल्ला रेफर्स व्हाट, छिपकर वॉर करना, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मराठा रूलर शिवाजी थे वो एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉर में, ठीक है। और इसी के चलते हुए उन्होंने मुगल्स को टिकने नहीं दिया था, औरंगजेब को। तो गुडेन हिल्स में भी ओलेरी सीताराम राजू जो लीडर थे वहां पर, ओलेरी सीताराम राजू, जिसने मूवमेंट को लीड किया। और गुडेन हिल्स आंध्र प्रदेश में क्या चलाया गया, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर चलाया गया। और ओलूरी सीताराम राजू ने अपने आप को बताया कि ही हैड मैजिकल पावर्स एंड ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर और डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी। एंड उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि गिव अप
लिक्वर को छोड़ दो और जितने भी मैजिकल जो विच क्राफ्ट्स हैं, जादू टोना और इन सबको गिव अप कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्राइबल्स के रीजन में अकरेंस हुई, ठीक है। इसके जस्ट आफ्टर जो थर्ड था, स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं कि जहां पर मजदूरों को ले जाया जाता है, किसके लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन, कि प्लांटेशन की जब एक ही तरह की फसल एक लार्ज स्केल पर ग्रो की जाती है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है, बेचने के लिए, ठीक है। सो इट वाज लाइक अ कैश क्रॉप, ठीक है। तो टी कल्टीवेशन होता था बेटा, टबैको कल्टीवेशन होता था। तो असम के रीजन में प्लांटेशन में ये बात पहुंची कि अब गांधी युग आने वाला है, तो इसीलिए वहां पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने आप को, वहां से भागने के लिए रेडी हो गए वो। बट इंग्लिश ने ऑलरेडी उनके ऊपर एक एक्ट इंप्लीमेंट किया था, यू कैन सी हियर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। एज पर दिस एक्ट द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशंस। लेकिन उन्हें घर जाने की परमिशन मिलती ही नहीं थी, और ये र्यूमर स्प्रेड हो गई कि गांधीयन एज आ गया है और गांधी जी ने कहा है कि अपनी सारी सफरिंग्स को अब ओवर करने का टाइम आ गया है। और अब भाई उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें घर जाने के लिए चलना चाहिए। तो वो अपने प्लांटेशंस को छोड़कर एंड दे रन टुवर्ड्स देयर विलेजेस, एंड बट अनफॉर्चुनेटली दे वर कॉट इन द वे एंड दे वर स्टॉप्ड बाय द स्टीम इंजन वर्कर्स स्ट्राइक and railway strikers, and they were trapped there. These plantation workers were caught up by the British and they were brutal, they were very brutally beaten. उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। और वहीं पर एक स्लोगन रेस किया गया, क्या, स्वतंत्र भारत। उनका ये मानना था कि गांधी जी ने कहा है कि भाई स्वराज का मतलब अपना रूल आ गया, गांधी रूल आ गया और चलो अपने घर भागो यहाँ से। और गांधी जी ने ये भी प्रॉमिस किया कि दे वुड प्रोवाइड लैंड टू ऑल दीज प्लांटेशन लेबर्स इन देयर विलेजेस, बट ऑल दीज वर रूमर्स। तो इस तरीके से आपने देखा ना, यहाँ पर भी पीजेंट्स ने तालुकदारों को लूट लिया, उनके घरों को अटैक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्राइबल्स ने भी ऐसे ही किया, जो भी ब्रिटिश थे उनको मार दिया और उनको पनिश किया। और 1924 में जो इनका लीडर था बेटा औलूरी सीताराम राजू, उसको कैप्चर कर लिया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फाइन। तो इस तरीके से हर सेक्शन ने अपने अपने तरीके से क्या निकाला, स्वराज का मीनिंग गेन किया और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की। बट स्टिल कहीं पर भी गांधी जी ने या कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि टू परफॉर्म व्हाट, वॉयलेंट एक्टिविटीज। फाइन। और ऐसा ही इसी तरह से एक पीसफुल प्रोकेशन चल रहा था, एक पीसफुल एक भीड़ जा रही थी जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। तो पुलिस स्टेशन के सामने से जब वो गुजरी यूपी में गोरखपुर में, तो जो पुलिसमैन थे उन्होंने कमेंटी एक तरह से अटैक किया जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको, और गुस्साए डेमोन्स्ट्रेटर्स ने, उग्र प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपसेट factor, Gandhiji called off what, NCM, National Non-Cooperation Movement in 1922. So this incident took place in Chori Chora. Because of this violent activity, Gandhiji called off the movement. So in this lecture today till here, further we will discuss tomorrow about civil disobedience movement and furthermore. So thank you so much. Have a good day.